एसियन नोड की बात करनी थी। किसकी बात करनी थी? एसियन नोड की बात करनी। देखो एसियन नोड से क्या क्वेश्चन आता है? सबसे सीधा क्वेश्चन आता है कि एसियन नोड का संबंध होता है। तो ये एसियन नोड जो होता है इसका संबंध किससे होता है? तो किससे होता है? हृदय से होता है। किससे होता है? हृदय से। पहला क्वेश्चन तो ये होता है। दूसरा आपसे पूछे कि हृदय के कौन से भाग में या कौन से कक्ष में जो पेसमेकर है वो स्थित होता है? तो कौन से भाग में स्थित होता है? दाएं भाग में। कौन से कक्ष में? दाएं आलिंद में। कक्ष की बात करें तो दायां आलिंद, भाग की बात करें तो दाएं भाग में। क्या होता है आपका? तो आपका दायां आलिंद जो है उसमें क्या होता है? ऐसे नोड होता है। अब देखो इसके बाद में होता क्या है कि ये जो आपका हृदय जो होता है इस हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने कक्ष होते हैं? 4। और अगर आपको पूछे कि हृदय में कितने वाल्व होते हैं, कितने कपाट होते हैं, तो कितने कपाट होते हैं? 2 नहीं होते, 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अभी तक ने हमने बात की है वो कितने की है? 2 की बात की है। कितने की बात की है? 2 की बात की है। यानी कि जो हृदय है, हृदय में 4 ही कक्ष होते हैं और 4 ही क्या होते हैं? कपाट होते हैं। 4 कपाटों की अगर बात करें तो कौन कौन से होते हैं? 2 कपाट आपको दिख रहे हैं। दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं। एक तो कौन सा हो गया? त्रिवलनीय, और एक कौन सा हो गया? द्विवलनीय। पूछे कि द्विवलनीय कपाट कहाँ होता है तो कहाँ बताओगे? बाएं आलिंद बाएं निलय के बीच होता है। और त्रिवलनीय कहाँ होता है? दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच होता है। द्विवलनीय को हम क्या बोलते हैं? माइट्रल वाल्व बोलते हैं। लैब असिस्टेंट की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि माइट्रल वाल्व होता है। तो माइट्रल वाल्व कहाँ होता है? दाएं बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच होता है। ठीक है। अब देखो इसके अलावा 2 और होते हैं इसमें वाल्व, वो कौन कौन से होते हैं? मैं ये बोलूं कि ये आपका कौन सा भाग है? दायां निलय है। और ये आपका कौन सा है? बायां निलय है। पढ़ेंगे हम आगे जब परिसंचरण पढ़ेंगे। तो देखो कि ये दायां निलय होता है, यहां से क्या निकलती है? एक धमनी निकलती है। और दायां जो निलय है यहां से जो धमनी निकलती है उस धमनी का नाम है पल्मोनरी धमनी। क्या नाम है? पल्मोनरी धमनी। और ये जो बायां जो क्या है? निलय है, यहां से जो धमनी निकलती है इसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं? एओर्टा। अरे रुक जा, तो अभी इनकी जरूरत है तो इनकी बात करेंगे, शिराओं की बात करेंगे बाद में। ठीक है। तो देखो कि दायां निलय है उससे कौन सी धमनी निकलती है? पल्मोनरी धमनी। बायां निलय है इससे कौन सी धमनी निकलती है? महाधमनी निकलती है। अब बात ये आती है कि जहां से पल्मोनरी धमनी निकलती है यहां पर भी क्या लगा होता है? वॉल लगा होता है। और जहां से आपके क्या निकलती है? महाधमनी निकलती है, वहां पर भी क्या लगा होता है? वाल्व। कि दोनों धमनियां जहां से निकलती है, जहां से निकलती हैं, अंदर नहीं निकलती हैं, वहां पर क्या होते हैं? वाल्व। और उन वाल्व का नाम क्या होता है? तो देखो इससे सीधा कुछ नहीं है। कौन सी धमनी है? पल्मोनरी धमनी। और पल्मोनरी धमनी के उद्गम से जो वाल्व निकलता है उसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। या इसको आप क्या बोल सकते हो? पल्मोनरी कपाट बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? ठीक है। ये कौन सी धमनी है? महाधमनी। महाधमनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एओर्टा। तो इस एओर्टा के उद्गम से जो कपाट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एओर्टिक कपाट। कि 2 धमनियां हैं, एक पल्मोनरी है, एक कौन सी है? महाधमनी है। पल्मोनरी जहां से निकलती है वहां पर भी कपाट होता है, महाधमनी जहां से निकलती है वहां पर भी क्या होता है? कपाट होता है। दोनों जो कपाट हैं वो कैसे हैं? आधे चांद के जैसे हैं। कैसे हैं? आधे चांद के जैसे। इसलिए ये दोनों जो कपाट हैं, इन दोनों कपाटों को क्या कहा जाता है? तो इनको अर्ध चंद्राकार कपाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी लूनर वाल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी लूनर वाल्व। तो बता दोगे कि मानव के हृदय में कक्ष भी कितने और मानव के हृदय में वाल्व भी कितने? 4। 4 वाल्व कौन कौन से? एक द्विवलनीय, एक त्रिवलनीय, एक पल्मोनरी और एक एओर्टिक हो गया। कौन सा हो गया? एओर्टिक।
पल्मोनरी एओर्टिक जो होते हैं वो आधे चांद के जैसे होते हैं, इसलिए दोनों को क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार वाल्व कहा जाता है। तो जो आपने लिखा था उसमें ये ऐड कर लो, फिर बाद में इसकी बात करेंगे। अब देखो, एक अपना जो हृदय होता है उस हृदय से आवाज निकलती है। क्या निकलती है? हृदय में आवाज निकलती है, यानी हृदय से ध्वनि क्या होती है? उत्पन्न होती है। क्या आप सुनते हो उसको? सुनते हो? स्टेथोस्कोप के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है? सुना जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सुना जा सकता है। तो जो हृदय जो होता है, हृदय में जो उत्पन्न जो ध्वनि होती है उस ध्वनि को हम कहते हैं हृदय ध्वनि। क्या कहते हैं? हृदय ध्वनि। और वो कैसी सुनाई देती है? तो वो लब और डब की तरह सुनाई देती है। लब और डब की तरह क्या होती है? सुनाई देती है। तो देखो कि वो हृदय ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो वो किस कारण कब उत्पन्न होती है? तो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से हृदय ध्वनि उत्पन्न होने का कारण है। कपाटों के बंद होने से, कपाटों के खुलने से। दो ऑप्शन हो गए, एक तो बंद होने से, एक खुलने से। तीसरा ऑप्शन है कपाटों के बंद और खुलने दोनों से, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखो कि जो हृदय ध्वनि है वो कब उत्पन्न होती है? कि जब कपाट क्या होते हैं? बंद होते हैं। कपाट बंद होंगे तब क्या होगी? हृदय ध्वनि उत्पन्न होगी। हृदय ध्वनि कैसी होगी? लब की होगी। और कैसी? डब की होगी। तो नेक्स्ट आप लिखो नोट लगा के कि कपाटों के बंद होने पर हृदय ध्वनि, और हृदय ध्वनि कैसी? लब डब हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है। और बात करें कि ये लब और जो डब की ध्वनि है ये कौन कौन से कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है? मानव के हृदय में कितने कपाट हैं भाई? 4 कपाट। तो कौन से कपाटों के बंद होने से लब की ध्वनि उत्पन्न होगी और कौन से कपाटों के बंद होने से डब की ध्वनि क्या होगी? उत्पन्न होगी। यानी कि ये ध्वनि है आपकी कौन सी? लब की और डब की है। तो एक बार तो हम बात करेंगे किसकी? लब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लब की। और फिर किसकी बात करेंगे? डब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डब की बात करेंगे। अब देखो, पहले कौन सी ध्वनि सुनेगी? लब की। पहले लिखा है तो पहले सुनेगी मतलब, ठीक है। तो देखो कि लब की जो ध्वनि है इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे प्रथम ध्वनि। कौन सी ध्वनि कहेंगे? प्रथम, क्योंकि पहले सुनाई दे रही है तो प्रथम ध्वनि है। ये जो लब वाली जो ध्वनि होती है ये तेज होती है। कैसी होती है? तेज होती है। तो तेज ध्वनि है। तेज होगी तो समय ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? कम लगेगा। मतलब इस ध्वनि में कितना समय लगता है? 0.1 सेकंड का क्या लगता है? समय लगता है, ठीक है। और कौन से कपाट बंद होंगे तब लब की सुनेगी? पहले कपाट कौन से पड़े थे? द्विवलनीय, त्रिवलनीय। पहली ध्वनि कौन सी है? लब की है। तो जब आपका कौन सा कपाट बंद होगा? द्विवलनीय और त्रिवलनीय। तो द्विवलनीय तथा त्रिवलनीय कपाटों के बंद होने पर क्या होती है? उत्पन्न होती है। अब देखो, आपको इस लब का पता चल गया तो डब की बात आप खुद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि देखो द्वितीय ध्वनि है, ये तेज है तो वो क्या होगी? धीमी होगी। तेज होगी तो ये क्या है? वो होगी धीमी होगी, ठीक है। ये द्विवलनीय त्रिवलनीय कपाटों के बंद होने से होती है, तो वो पल्मोनरी और एओर्टिक कपाटों के बंद होने से क्या होती है? उत्पन्न होती है। लिख लो इस बात को। तो ये है आपकी कौन सी ध्वनि? द्वितीय ध्वनि। मंद ध्वनि
0.15 सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है। और कौन से कपाट, तो पल्मोनरी तथा एओरेटिक कपाटों के बंद होने से उत्पन्न और लिख लेना कि मानव हृदय में कितने कपाट, तो मानव हृदय में कपाटों की संख्या कितनी होती है, 4। मानव हृदय में कपाटों की संख्या कितनी होती है, 4। अब ये कपाट होते क्यों हैं, इन कपाटों का काम क्या है। कपाट का मतलब क्या होता है, किवाड़, जानते हो किवाड़, तो कपाट का मतलब किवाड़, दरवाजा। तो ये भी किसकी तरह है, दरवाजे की तरह है। और होता क्या है कि आप इस रूम के अंदर आ गए और आपने पीछे से इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये दरवाजा है, उसको क्या कर दिया, बंद। तो इसको बंद कर दिया तो आप बाहर जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते। मतलब आपको दोबारा जाने से वो क्या कर रहा है, रोक रहा है कि नहीं रोक रहा। यही काम कपाट का होता है कि एक बार क्या होता है कि ब्लड आगे निकल जाता है तो उसको वापस आने से क्या करता है, रोकता। कि जैसे ही हृदय क्या होगा, सिकुड़ता है, हृदय सिकुड़ता है तो ब्लड आगे जाएगा, और जैसे ही क्या होता है, हृदय फैलता है तो पीछे आने की कोशिश करेगा, तो उस समय ये कपाट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मतलब कपाटों का काम क्या हो गया कि रक्त जो होता है उसके विपरीत प्रवाह को रोकना होता है। ये लिखने के बाद लिखना कि जो कपाट हैं वो रक्त के विपरीत प्रवाह को क्या करते हैं, रोकते हैं। लिखो भाई, कपाट रक्त के विपरीत प्रवाह को, कपाट रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। कपाट रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। हाँ रख लो, कपाटों का काम क्या है, रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकना। कि जब क्या होगा, हृदय सिकुड़ता है तो रक्त आगे जाएगा, लेकिन जैसे ही हृदय है वो अपनी पहले वाली अवस्था में आएगा, मतलब फैलेगा, तो रक्त है दोबारा से पीछे आएगा कि नहीं आएगा, तो कपाट क्या हो जाएंगे, बंद। तो रक्त है वो पीछे नहीं आएगा। आ गई क्या इतनी बात समझ में, बताना। हाँ, पता नहीं क्या सोच रहा है ये तो। लिखो, एक तरफ लिखो जीव और एक तरफ लिखो हृदय में कक्षों की संख्या। मैं बोलूं स्तनधारी, हाँ, या पक्षी, या मगर मच्छ, ये जो होते हैं इनका जो हृदय जो होता है, इनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इनके हृदय में कक्ष, मानव एक स्तनधारी है कि नहीं है, ठीक है, मानव एक स्तनधारी है, इसका मतलब सभी जो स्तनधारी होंगे उनके हृदय में कितने कक्ष होंगे, 4 कक्ष होंगे। 4 जो कक्ष होंगे उसमें 2 तो क्या होंगे, आलिंद, और 2 ही क्या होंगे, निलय होंगे। मानव का आप बता ही दोगे, ठीक है, इनका लिख लो। फिर मैं बोलूं आपको उभयचर, उभयचर का मतलब क्या होता है, तो जल और स्थल दोनों जगह रहता है। जैसे मेंढक, मेंढक है उसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं।
दो तो क्या होंगे आलिंद, एक क्या होगा निलय। फिर कौन है मछली, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं दो, एक होता है आलिंद, क्या होता है, और एक होता है निलय। फिर होते हैं आपके सरीसर्प, कौन होते हैं सरीसर्प, रेप्टाइल्स जिनको बोलते हो, ठीक है, जो रेंग के चलते हैं। और सरीसर्प जो होते हैं उनमें कितने होते हैं, तो इनमें भी चार होते हैं, कितने होते हैं चार होते हैं, दो क्या होते हैं आलिंद होते हैं और दो ही क्या होते हैं निलय होते हैं। लेकिन मैं बात करूं यहां पर किसकी, सांप की। सांप एक सरीसर्प है कि नहीं है, तो ये जो सांप जो होता है इसमें होते हैं 3.5 और उसको हम कितना मानते हैं 4, जिसमें दो तो क्या होते हैं पूर्ण आलिंद होते हैं और दो अपूर्ण क्या होते हैं निलय होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि 3.5। बाकी आंसर करना कितना है 4। अगर पूछ ले कि कौन सा जीव है जिसमें अपूर्ण क्या होते हैं निलय, तो कौन बताओगे सांप। और सांप किस में आता है सरीसर्प में आता है। मगरमच्छ सरीसर्प में आता है लेकिन उसमें भी 4 होते हैं, कितने होते हैं 4, मैंने लिख दिया उसको अलग से। कि कॉकरोच के रुधिर का रंग सफेद, ऑक्टोपस के रुधिर का रंग नीला। लिख लिया भाई सभी ने। अब देखो आपका ऐसे नोट, कौन सा नोड ऐसे नोट, एस ए नोड, पूरा नाम क्या है इसका साइनो एट्रिनो नोड, हिंदी में क्या बोलते हैं सिरा आलिंद घुंडी या पर्वे, क्या बोलते हैं पर्वे। सबसे पहले कि ये जो ऐसे नोड जो होता है हृदय के कौन से कक्ष में होता है, तो हृदय के दाएं आलिंद में स्थित, दाएं आलिंद में क्या होता है स्थित। अब इसका काम क्या होता है कि हमारा जो क्या होता है हृदय धड़कन जो होता है उसका जो प्रारंभ है वो कहां से होता है, इसी से होता है, किसी से ऐसे नोड से, कि हृदय धड़कन का प्रारंभ कहां से होता है, इस ऐसे नोड से होता है। दूसरी बात, आप हृदय की एक जांच करवाते हो जिसको बोलते हो ईसीजी, क्या बोलते हो ईसीजी बोलते हो, ठीक है। तो ईसीजी करवाते हो तो उस ईसीजी के अंदर आपको क्या मिलती हैं ऐसे तरंगे मिलती हैं, ऐसे तरंगे क्या करती रहती हैं गमन करती रहती हैं। ये जो तरंगे होती हैं ये किस रूप में होती हैं विद्युत संकेतों के रूप में होते हैं, किसके रूप में होती हैं विद्युत संकेतों के रूप में होती हैं। और ये जो विद्युत संकेत या जो तरंगे जो हैं इनका मापन ईसीजी द्वारा करते हैं और इनका जो प्रारंभ है वो भी कहां से होता है ऐसे नोड से होता है, किससे होता है ऐसे नोड से। तो हृदय धड़कन तथा हृदय में विद्युत संकेतों का प्रारंभ कहां से होता है ऐसे नोड से होता है, किससे होता है ऐसे नोड से। मैं बोलूं कि इस ऐसे नोड का दूसरा नाम क्या है जिसको आप समझते हो, तो नाम सुना होगा पेस मेकर, तो वो पेस मेकर किसको कहा जाता है ऐसे नोड को कहा जाता है, किसको कहा जाता है ऐसे नोड को। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे पेस मेकर, और पेस मेकर बोल दो या इसको हृदय का हृदय भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है हृदय का हृदय भी कहा जाता है। कि हृदय में जो धड़कन है वो कहां से प्रारंभ हो रही है पेस मेकर से, इसलिए इसे हृदय का क्या कहा जाता है हृदय कहा जाता है। लिख लो ये सारी बातें कि ऐसे नोड है साइनो एट्रिनो नोड हृदय के दाएं आलिंद में स्थित होता है, हृदय धड़कन और हृदय में विद्युत संकेतों का प्रारंभ यहीं से होता है, इसे क्या बोलते हैं तो इसे पेस मेकर या हृदय का हृदय भी कहा जाता है।
विद्युत संकेत, या ओब्लिक लगा के लिख लेना तरंगे, तरंगों के मापन के लिए, तरंगों के मापन के लिए ईसीजी, मापन के लिए ईसीजी, और कोष्टक में लिखना इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ या ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राम। की जाती है, ईसीजी की जाती है। ईसीजी का पूरा नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ग्राम। अब देखो ये कई जगह आपको ग्राफ लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह आपको ग्राम लिखा हुआ मिलेगा। दोनों का मतलब क्या है? तो इनका मतलब ये है कि एक तो ईसीजी करने में जो उपकरण काम में लेते हैं उनको तो बोलेंगे ग्राम। क्या बोलेंगे? तो वो तो क्या है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। और ईसीजी करने के बाद जो रिपोर्ट जो है वो ग्राफ के रूप में छप कर आती है पेज पे, कागज पे, उसको बोलते हैं ग्राफ। तो जो क्या होता है कि ग्राम है वो किसको डिनोट करेगा? ग्राफ को डिनोट, कि वो ग्राम उपकरण जो है वो क्या बनाएगा? आपका ग्राफ। ठीक है ना? तो ये क्या है कि ईसीजी है, ईसीजी के द्वारा हृदय में गमन करने वाले विद्युत जो संकेत हैं या फिर तरंगे हैं उनको क्या किया जाता है? मापा जाता है। अतः ये ईसीजी है, हृदय की एक क्या होती है? जांच होती है। तो नीचे लिखो अतः ईसीजी, अतः ईसीजी, ईसीजी हृदय की एक जांच है। हृदय की जांच है जिसकी खोज सर्वप्रथम एंथोवान द्वारा, जिसकी खोज सर्वप्रथम एंथोवान द्वारा की गई, एंथोवान द्वारा की गई। लिख लिया भाई सभी ने? ठीक है। ये आपका क्या हो गया? हार्ट हो गया। क्या हो गया? हार्ट हो गया, हृदय हो गया। अब तीसरा अंग कौन सा बचा है? रुधिर हो गया, हृदय हो गया। तो अब तीसरा जो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अंग है वो क्या हो गया? रुधिर वाहिका। तो देखो वही प्रथा चलेगी और वही परंपरा चलेगी कि रुधिर जो क्या है? वाहिकाएं जो है, इन रुधिर वाहिकाओं की मैं बात करूं तो इनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो रुधिर वाहिकाओं के लिए एंजियो शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एंजियो शब्द का प्रयोग। अब आपसे पूछे कि रुधिर वाहिकाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो रुधिर वाहिकाओं का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? एंजियोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंजियोलॉजी कहलाएगा। मैं ये बोलूं कि ये जो क्या है आपकी रुधिर वाहिकाएं हैं, इनमें कोई दिक्कत हो जाए मतलब तो इनकी क्या की जाए? सर्जरी की जाए, मतलब इनकी मरम्मत की जाए। तो इनकी मरम्मत करना क्या कहलाता है? तो रुधिर वाहिकाएं जो हैं इनकी मरम्मत करना क्या कहलाता है? हड्डियों की मरम्मत करते हो तो आप क्या करवाते हो? प्लास्टर करवाते हो क्या? तो उस प्लास्टर से याद रखना एंजियो प्लास्टिक, एंजियो प्लास्टिक। तो रुधिर वाहिकाओं की मरम्मत करना क्या कहलाता है? एंजियोप्लास्टिक कहलाता है, या इसको एंजियोप्लास्ट भी आप बोल सकते हो। और मैं बोलूं कि रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? एक आपकी होती है धमनी और दूसरी होती है आपकी शिरा। दूसरी होती है आपकी शिरा, वेन। तो रुधिर वाहिकाएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की।
एक हो गई धमनी और एक हो गई शिरा। अब यहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो वो कैसे पूछेगा, वो आपको इन धमनी और जो शिराओं की जो विशेषताएं जो हैं, इनके जो गुण हैं, उनके बारे में क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। यानी कि आपको 4 कथन देगा और आपको बोलेगा कि ये जो निम्नलिखित जो कथन है, इनमें से धमनी के लिए कौन सा कथन सही है या गलत है, या फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन शिरा के लिए सही है या गलत है। ठीक है, तो अब देखो वो 10वीं क्लास वाली फीलिंग्स आपको दोबारा लेनी है। कैसे लेनी है कि हम एक तरफ लिखेंगे धमनी और एक तरफ लिखेंगे शिरा, और दोनों में क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। क्या कर देंगे, अंतर। एक बार यहां तक लिखो, फिर इसके बाद इनमें क्या करते हैं, अंतर करते हैं। सुन लो, होता क्या है कि हृदय है, हृदय के पास रक्त है, वो कितनी बार पहुंचता है, 2 बार। एक बार अशुद्ध के रूप में, एक बार शुद्ध के रूप में। मतलब कि जो हृदय जो है, हृदय के पास रक्त जो लेकर आएंगी वो क्या होंगी, रक्तवाहिका, और लेकर जाएंगी वो भी क्या होंगी, रक्तवाहिका। लेकिन अंगों से जो लेकर आएंगी, अंगों से कैसा रक्त आएगा हृदय के पास, अशुद्ध भी आएगा, और फेफड़ों की बात करेंगे तो कैसा आएगा, शुद्ध आएगा। हृदय से अंगों तक कैसा जाएगा, तो हृदय से अंगों तक यानी शुद्ध भी जाएगा, और फेफड़ों की बात करें तो अशुद्ध भी जाएगा। कैसा जाएगा, अशुद्ध भी जाएगा। अब बात यह है कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में धमनी और शिराएं क्या करती हैं, रक्त को लाने और ले जाने का काम करती हैं। तो आपसे पूछे कि देखो कि जो धमनियां होती हैं, ये धमनियां जो रक्त का प्रवाह करेंगी, ये किधर से किधर करेंगी। तो धमनियां जो होती हैं, वो धमनियां किससे, हृदय से किसकी तरफ है, अंग की तरफ क्या करती हैं, रक्त का प्रवाह करती हैं। पहली बात है कि जो धमनियां हैं, वो धमनियां हृदय से अंगों की तरफ क्या करती हैं, रक्त का प्रवाह करती हैं। धमनियां हृदय से अंग की तरफ रक्त का प्रवाह करती हैं, तो शिराएं जो होंगी वो क्या करेंगी, तो शिराएं जो है वो अंग से किसकी ओर, हृदय की ओर रक्त का क्या करेंगी, प्रवाह करेंगी। रक्त का क्या करेंगी, प्रवाह। इतना बड़ा, हाँ, तो इनका काम क्या है, तो इनका काम है अंगों से किसकी ओर, हृदय की ओर क्या करना, रक्त का प्रवाह करना। इधर देख भाई तू कि धमनियों का काम क्या है, हृदय से किस ओर, अंगों की ओर क्या करना, रक्त का प्रवाह। शिराओं का काम है अंगों से किसकी ओर, हृदय की ओर क्या करना, रक्त का प्रवाह करना। दूसरा मैं ये बोलूं कि सभी जो धमनियां होती हैं, उन सभी धमनियों में कैसे रक्त का प्रवाह होता है, तो सभी जो धमनियां होती हैं, उन सभी धमनियों में शुद्ध रक्त का क्या होता है, प्रवाह होता है। शुद्ध रक्त का क्या होता है, प्रवाह। शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन घुली होती है, वो क्या कहलाता है, शुद्ध रक्त कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अपवाद होता है कि एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त का क्या होता है, प्रवाह होता है। सभी धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन कौन सी धमनी है, पल्मोनरी धमनी है। और इस पल्मोनरी धमनी के अंदर क्या होता है, तो इस पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध जो क्या होता है, रक्त जो होता है, उसका क्या होता है, प्रवाह होता है। इस सभी धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त का क्या होता है, प्रवाह होता है। आगे सर्कुलेशन का डायग्राम मैं बनाऊंगा, उस समय आपको समझ में आएगा कि हाँ सच में सही बात है कि ये पल्मोनरी धमनी जा रही है और इसको मजबूरी में क्या मिल रहा है, अशुद्ध रक्त मिल रहा है। ठीक है, समझ जाओगे। अब देखो इधर मैं बात करूं कि सभी जो क्या होती हैं, शिराएं जो होती हैं, सभी जो क्या होती हैं, शिरा, इन सभी शिराओं में क्या होता है, तो सभी शिराएं जो हैं इनमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब है CO2 युक्त रक्त का क्या होता है, प्रवाह होता है। लेकिन इधर भी एक क्या होता है, अपवाद। और वो अपवाद क्या होता है कि एक शिरा होती है जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी शिरा। जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी शिरा। और इस पल्मोनरी शिरा के अंदर किसका प्रवाह होता है, तो इसमें शुद्ध रक्त का क्या होता है, प्रवाह है। दो अंतर हो गए, पल्मोनरी शिरा है और पल्मोनरी धमनी है।
दोनों क्या कर रही हैं, अपोजिट काम कर रही हैं। ठीक है, कि सभी धमनियां हैं उनमें शुद्ध रक्त का प्रवाह है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह है। सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह है, लेकिन पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त का क्या होता है, प्रवाह होता है। तीसरा अंतर देखो कि जो धमनियां जो होती हैं वो धमनियां हमारे शरीर में गहराई में स्थित होती हैं, दिखती नहीं है कि गहराई में होती हैं। तो ये जो है ये कहाँ होती हैं, तो ये गहराई तक स्थित होती हैं। लेकिन अगर मैं शिराओं की बात करूं तो जो आपको नीले रंग की जो दिखाई दे रही है, जो वेन्स है, नीले रंग की जो है वो क्या दिखाई दे रही है, वेन्स दिखाई दे रही है। मतलब ये कहाँ होती है, तो ये ऊपरी सतह तक क्या होती है, स्थित होती है। ऊपरी सतह तक क्या होती है, स्थित होती है। फिर देखो कि ये जो धमनियां जो होती हैं इनकी दीवार जो होंगी वो मोटी होंगी, इनकी दीवारें कैसी होंगी, मोटी। और इनका जो मुख जो होता है, मुंह है यानी कि गुहा जो होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। गुहा क्या होती है, छोटी होती है। तो देखो कि ये जो धमनी है इनकी दीवार जो होती है वो कैसी होती है, तो दीवार होती है मोटी। दीवार कैसी होती है, मोटी। और गुहा जो होती है वो कैसी होती है, छोटी। कैसी होती है, छोटी। अब ये जो शिराएं जो होती हैं इनकी दीवार कैसी होती हैं, दीवार पतली। दीवार कैसी होती है, इंजेक्शन वगैरह लगाते हो तो खट क्या हो जाता है, लग जाता है कि नहीं लग जाता, मतलब दीवार कैसी है, पतली है। दीवार पतली है और गुहा जो है वो कैसी होती है, तो वो चौड़ी होती है। गुहा कैसी होती है, चौड़ी। देखो इनमें क्या है कि इनकी गुहा जो है वो छोटी है, गुहा क्या है, छोटी। तो इनमें जो ब्लड का जो प्रवाह होगा वो तेज होगा कि धीमा होगा, तेज होगा। अरे कोई छोटा मुंह का पाइप है और एक बड़ा मुंह का पाइप है, ज्यादा प्रेशर किसमें होगा, छोटे में होगा। तो देखो कि ये जो होती हैं इनमें जो रक्त जो है, इस रक्त का जो प्रवाह जो होता है वो कैसा होता है, तेज होता है। और तेज के साथ याद रखना असतत होता है, कम ज्यादा। कैसा होता रहता है, कम ज्यादा, क्योंकि इनमें ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम ज्यादा। तो रक्त का प्रवाह भी क्या होगा, कम ज्यादा। जबकि ये जो शिराएं जो होती हैं इनमें जो रक्त का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, तो वो धीमा होता है। और धीमा के साथ याद रखना कैसा होता है, सतत होता है, कम ज्यादा नहीं होता है। फिर देखो कि ये जो क्या होती है, आपकी जो धमनियां जो होती हैं इनमें जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, अधिक। तो इनमें जो रुधिर जो दाब है, ब्लड प्रेशर जिसको आप बोलते हो, बीपी जिसको बोलते हो, क्या होती है, अधिक। तो इनमें रुधिर दाब क्या होता है, अधिक होता है। जबकि इनमें रुधिर दाब जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। रुधिर दाब क्या होता है, कम होता है। आप ब्लड प्रेशर का मापन करते हो किससे करते हैं, धमनियों से। और सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 से 80 mm ऑफ Hg होता है। जब हृदय क्या होता है, सिकुड़ता है, तब 120 प्रेशर ज्यादा रहेगा। लेकिन जब हृदय फैलेगा तब कितना रहता है, 80 रहता है। कि सिस्टोल के समय 120, डायस्टोल के समय क्या रहता है, 80 रहता है। और वो किस में रहता है, धमनियों में। जबकि इनमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर समान रहता है, लगभग 20 mm ऑफ क्या रहता है, Hg रहता है। इनमें कम ज्यादा नहीं होता। क्योंकि ये किधर से आ रही है, अंगों से रक्त आ रहा है। तो क्या रंग जो अंग जो होंगे वो पंप करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो पंप करने का इसका काम है, इसलिए ब्लड प्रेशर इसमें क्या होता है, कम ज्यादा होता है। इसमें क्या रहता है, सतत रहता है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है मैं ये बोलूं कि जो धमनियां जो होती हैं इन धमनियों के अंदर कपाट क्या रहते हैं, अनुपस्थित। कपाट क्या रहते हैं, अनुपस्थित। अब आप ये बोलोगे कि सर उपस्थित, धमनियों में कपाट क्या रहते हैं, अनुपस्थित। अंदर वो तो उद्गम पे थे, जहां से निकल रही थी वहीं तो थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि धमनियां जो है उनके अंदर क्या नहीं होते, कपाट नहीं होते। और इनकी अगर बात करूं तो शिराएं जो होते हैं इनमें कपाट क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। कपाट क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और बात करें कि ये जो क्या होती हैं, आपकी जो धमनियां होती हैं ये कैसे रंग की दिखाई देती हैं, तो धमनियां लाल रंग की दिखाई देती हैं। जबकि शिराएं हैं वो कैसे रंग की दिखाई देती हैं, नीले रंग की दिखाई देती हैं। तो ये जो क्या है, इनका जो रंग है वो कैसा रंग, तो ये लाल रंग की दिखाई देती है। कैसे रंग की, लाल। और ये कैसे रंग की दिखाई देती है, तो ये नीले रंग की कैसी दिखाई देती है। ये दोनों में क्या हो गया,
अंतर हो गया, दोनों में क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक है, अब देखो कि ये जो बात है इसको मैं बोल के लिखा देता हूं, क्यों मैंने यहां पर इसको शॉर्ट में लिख दिया, अब मैं इसको बोल देता हूं, आप लिख लो, जल्दी से लिखना। 7 पॉइंट है, लिखने हैं। लिखो, सबसे पहले धमनी में लिखो, ये हृदय से अंगों की ओर, धमनी में लिखना है, ये हृदय से अंगों की ओर रक्त का प्रवाह करती है, ये हृदय से अंगों की ओर रक्त का प्रवाह करती है, अंगों की ओर रक्त का क्या करती है, प्रवाह। सिरा में लिखो, ये अंगों से हृदय की ओर, सिरा में लिखना, ये अंगों से हृदय की ओर रक्त का प्रवाह करती है, रक्त का प्रवाह करती है। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो धमनी में, एक एक लाइन छोड़ के लिखना। लिखो, सभी धमनियों में, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त का, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और नीचे लिखना अपवाद, पल्मोनरी धमनी, और कोष्ठ पल्मोनरी धमनी में कैसा, अशुद्ध रक्त, अपवाद पल्मोनरी धमनी, और इसके कोष्ठक में लिख दो अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। शिरा में लिखो, सभी शिराओं में, सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त का, सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और अपवाद में लिखना पल्मोनरी शिरा, और कोष्ठक में क्या लिखोगे, शुद्ध रक्त। तीसरा पॉइंट लिखो धमनी में, तीसरा पॉइंट धमनी में, ये शरीर में गहराई तक स्थित होती है, ये शरीर में गहराई तक स्थित होती है। और शिरा में लिखो, ये शरीर में ऊपरी सतह पर स्थित होती है, ये शरीर में ऊपरी सतह पर स्थित होती है, यानी ऊपर की तरफ आपको दिखाई देती है। धमनी में लिखो, लिखो, धमनी में इनकी दीवारें मोटी तथा गुहा छोटी होती है, इनकी दीवारें मोटी तथा गुहा छोटी होती है। और सिरा में लिखो, इनकी दीवारें पतली तथा गुहा चौड़ी होती है। ये नेक्स्ट पॉइंट लिखो धमनी में, इनमें रक्त का प्रवाह है, इनमें रक्त का प्रवाह है तेज एवं असतत होता है, तेज एवं असतत होता है। असतत का मतलब कम ज्यादा,
क्यों? क्योंकि हृदय की तरफ से आ रही है तो ब्लड आएगा, तो जब क्या होगा, हृदय सिकुड़ेगा तो तेज, और जब फैलेगा तो कम। सिरा में लिखो, इनमें रक्त का प्रवाह है धीमा एवं सतत होता है। धीमा एवं सतत होता है, क्यों? क्योंकि यहां पर सिकुड़ने का, फैलने का काम नहीं है, प्रेशर पंप करने का काम नहीं है। तो इनमें रक्त का प्रवाह है धीमा और कैसा है, सतत होता है। फिर धमनी में लिखना, इनमें रुधिर दाब अधिक होता है। इनमें रुधिर दाब अधिक होता है। इनमें रुधिर दाब अधिक होता है। और सिरा में लिखो, इनमें रुधिर दाब कम होता है। इनमें रुधिर दाब कम होता है। लिखो, धमनियों में कपाट अनुपस्थित होते हैं। धमनियों में कपाट अनुपस्थित होते हैं। धमनियों में कपाट अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित, एब्सेंट। अब वो याद रखना, वो अंदर नहीं थे, वो इनके उद्गम पे थे, जहां से ये निकल रही थी वहीं थे। कल परिसंचरण में बताऊंगा कि शिराओं में कैसे होते हैं। तो शिरा में लिखो, इनमें कपाट उपस्थित होते हैं। इनमें कपाट उपस्थित होते हैं। और लास्ट पॉइंट लिखो, धमनी में ये लाल रंग की दिखाई देती हैं। ये लाल रंग की दिखाई देती हैं। ये लाल रंग की दिखाई देती हैं। और शिरा में लिखो, ये नीले रंग की दिखाई देती है। इंजेक्शन वगैरह, ड्रिप वगैरह लगाते हैं, वो किस में लगाते हैं? शिराओं में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि शिराएं दिखती हैं, दीवारें कैसी होती हैं? पतली होती हैं। कैसी होती हैं? पतली होती है। ये दोनों में क्या हो गया? अंतर हो गया, और दोनों की क्या होगी? विशेषता होगी। क्या होगी? विशेषता। अगला पॉइंट लिखो, रुधिर दाब, जो कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, याद रहेगा। रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर, पहले लिखवाया तो नहीं ना ब्लड प्रेशर के बारे में? नहीं लिखवाया, तो कल यही कि रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिसको आप बीपी बोलते हो, क्या होता है, किससे मापते हैं, कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ना है क्या कहलाता है, घटना है वो क्या कहलाता है, ठीक है भी।